हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के विषय में। आर्टिकल 14 और 15 मौलिक अधिकारों की शुरुआत है और यहाँ पर कुछ विशेष मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। आर्टिकल 14 को सबसे पहले हम डिटेल में समझेंगे। हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के विषय में। आर्टिकल 14 हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या चीज़ें दी गई हैं, उनके क्या मायने हैं, डिटेल में देखेंगे और फिर देखेंगे क्या शब्दशः भारत में उसका पालन होता है या उसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे और आपको प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से ये आर्टिकल पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सबसे पहले इस चीज़ पर दृष्टि डालें। आर्टिकल 14 दो चीज़ों की बात करता है। सेंटेंस इस तरह से है कि राज्य, यहाँ पर राज्य को संबोधित किया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को दो चीज़ों से वंचित नहीं करेगा। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इन चीज़ में कई चीज़ों को हम निकालेंगे। इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, इसको आप पहले लिखें तभी इसको समझ पाएंगे। राज्य किसी व्यक्ति को, देखिए बिल्कुल वैसा ही नहीं है लेकिन यही सेंस होगा जब पढ़ेंगे आप ओरिजिनल। राज्य किसी व्यक्ति को, अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर राज्य को संबोधित किया गया है और व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है। तो हमसे ये भी क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर व्यक्ति का मतलब क्या है, कौन लोग हैं व्यक्ति। राज्य किसी व्यक्ति को किससे वंचित नहीं करेगा? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समता इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के सामने सभी लोग समान हैं, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण। ये दो चीज़ों की बात करता है। इनसे क्या कहता है? से वंचित नहीं करेगा, वंचित नहीं करेगा। राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को वह इन दो चीज़ों से वंचित कर दे। ये एक नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक अवधारणा का यानी नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि राज्य को किसी चीज़ को करने से मना किया जा रहा है। तो राज्य को क्या करने से मना किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को वंचित मत करिए दो चीज़ों से। एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इन दो चीज़ों का मतलब समझने से पहले हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर व्यक्ति के रूप में किसको माना गया है, व्यक्ति किसको कहा गया है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति का आशय क्या है? तो व्यक्ति में सभी नागरिक शामिल हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं उनकी बात की जा रही है। इसके अलावा गैर नागरिक जो हैं उनकी बात भी की जा रही है। यानी कि अगर कोई भारत में विदेशी व्यक्ति रह रहा है, निवास कर रहा है, तो वो निवासी है, और अगर वो भारत का नागरिक नहीं भी है तब भी उसको ये दोनों अधिकार प्राप्त हैं, उसके लिए भी समान कानून रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विधिक व्यक्ति की भी बात की जा रही है। विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति का मतलब है कि कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई निगम है, ऐसे लोग जो ह्यूमन नहीं हैं लेकिन उनको भी ह्यूमन की तरह ही ये अधिकार मिले हुए हैं। जैसे कोई कंपनी है, कोई निगम है, तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसी कंपनियां, इनको विधिक, लीगल पर्सन बोलते हैं, विधिक व्यक्ति। तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। उसके साथ साथ ये कंपनीज को भी प्राप्त है। दो कंपनियों के बीच में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको भी एक समान दोनों चीज़ें मिलेगी। तो ये यहाँ पर व्यक्ति का मतलब है। अब हम एक एक चीज़ को समझते हैं कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए एक शब्द आपने सुना होगा, विधि का शासन।
रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन जो होता है उसकी ये आत्मा है। यानी कि अगर विधि के समक्ष समता की बात नहीं की जाएगी तो फिर विधि का शासन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 14 में ही विधि का शासन निहित है। हालांकि स्पष्ट तरीके से कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत में विधि का शासन होगा, लेकिन विधि के समक्ष समता का वही मतलब है, विधि का शासन। सीधे क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत के संविधान में कहाँ पे लिखा गया है कि भारत में विधि का शासन होगा, तो आर्टिकल 14 में जो विधि के समक्ष समता शब्द लिखा गया है इसी में विधि का शासन निहित है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये ब्रिटेन से प्रेरित है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधि का शासन इसी से बनता है। तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये अवधारणा कहाँ की है, ये अवधारणा ब्रिटेन से प्रेरित है, यानी हमने अपने संविधान में ब्रिटेन से लिया है। और दूसरी वाली जो विधियों का समान संरक्षण है वो यूएसए से लिया है, उसको भी हम बताएंगे अभी। तो ये अवधारणा ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ समझें कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है। देखिए, विधि के समक्ष यानी कि आप कह सकते हो कि कानून के समक्ष, सरल भाषा में लिखें तो कानून के समक्ष सामने सभी समान हैं। इसका ये मतलब होता है सभी समान हैं, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग से संबंधित हो, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही जैसा कानून है। यहाँ पर कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। इसका छुपा अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं है, यानी किसी को स्पेशल अधिकार नहीं मिले हैं। तो ये इसका दूसरा अर्थ आता है, किसी का विशेषाधिकार नहीं है, किसी को विशेषाधिकार, कोई स्पेशल पावर्स नहीं है, किसी के पास नहीं है। यही दो इसके अर्थ हैं। अब भारत के संदर्भ में इसको हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 जो है वो कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष समता की बात करता है, लेकिन भारत का ही संविधान कुछ लोगों को कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान कर देता है। ऐसा हम अभी उदाहरण देंगे, क्योंकि आपसे ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आर्टिकल 14 के विपरीत हैं और वो संविधान द्वारा ही प्रदत्त हैं। कुछ लोगों को स्पेशल पावर्स दी गई हैं, तो वो आपको छांट के एक जगह निकालनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो विधि के समक्ष समता का ये मतलब हो गया। अपवाद को हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम विधियों का समान संरक्षण की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम ये भी बता दें कि विधि का शासन का मतलब क्या होता है। देखिए, विधि का शासन जो होता है वो इसी में आता है ना। तो विधि का शासन आपको रूल ऑफ लॉ, देखिए ये एक विचारक थे डायसी, ये डायसी की परिकल्पना है, एवी डायसी ने जो है विधि का शासन कॉन्सेप्ट दिया था। और मुख्य तौर से अगर देखें तो इसमें मोटे मोटे तौर से 3 बातें होती हैं। विधि का शासन का मतलब होता है, पहली बात होती है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाएगा, यानी उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन ना करे। ये एक पहला इसका अर्थ होता है। दूसरा अर्थ यही होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून होगा और कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, यानी कि एक ही कानून होगा और अगर एक ही कानून से 2 व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना है तो समान व्यवहार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि एक अपराध के लिए मुझे 10 साल की सज़ा का प्रावधान है तो उसी अपराध के लिए एक बहुत अमीर व्यक्ति को भी 10 साल की सज़ा दी जाएगी, यानी बराबर ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि धर्म, जाति, लिंग या अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव कर दिया जाए। तो विधि का शासन में पहली चीज़ है कि बिना कानून के उल्लंघन के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, विधि के समक्ष समता वाली बात, यानी सबके लिए कानून समान है और सबके साथ समान कानून का व्यवहार किया जाएगा। और तीसरी बात जो विधि के शासन में एवी डायसी ने कही वो है कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं वो
टॉप पर हैं, यानी प्रमुखता व्यक्ति के अधिकारों को उन्होंने दी है विधि के शासन में। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो तीसरी वाली बात भारत संदर्भ में लागू नहीं है, क्योंकि भारत में व्यक्तिगत अधिकारों को प्रमुखता नहीं दी गई है। भारत में सबसे ऊपर रखा गया है संविधान को। यहाँ पर संविधान द्वारा व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, इसीलिए भारत में संविधान क्या है, सर्वोपरि है। तो विधि का शासन में आपसे इतना क्वेश्चन बन सकता है कि ये संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो A.V. डाइसी के द्वारा दी गई थी। और विधि का शासन हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम दूसरी अवधारणा को समझते हैं, विधियों का समान संरक्षण। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भारत में हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका अस्तित्व तो है ही नहीं। व्यवहार में अगर देखोगे तो लगेगा कि विधि का शासन में जो विधियों के समक्ष समता की बात की गई है वो हमें व्यवहार में कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को समान रूप से ट्रीट नहीं किया जाता है। आप यहाँ देखोगे लिंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के लिए अलग विधि है, पुरुषों के लिए अलग विधि है। आप देखते हैं या नहीं देखते हैं, महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलता है, अलग प्रकार की विधि है। बच्चों के लिए अलग कानून होते हैं, वृद्धों के लिए अलग कानून होते हैं, दिव्यांग पर्सन्स के लिए अलग कानून होते हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच में विधि के आधार पर भेदभाव होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपको समाज में बहुत से ऐसे कानून दिखेंगे जो दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार से बनाए गए हैं। तो वो चीज़ें कैसे आईं, तो उसके लिए हमें विधियों का समान संरक्षण भी देखना पड़ेगा। तो दूसरा जो इसमें कहा गया है वो है विधियों का समान संरक्षण। इसको समझें, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जब इस चीज़ को हम समझ लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि अलग अलग कानून क्यों हैं। तो ये जो परिकल्पना है ये USA से प्रेरित है। इसको भी आप नोट करेंगे कि ये अवधारणा, देखिए ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये अवधारणा जो है ये USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है भारत के संविधान में। अब इसका मतलब होता है विधियों का समान संरक्षण। इसका सीधा सा बहुत सरल सा अर्थ है कि कानून की जो प्रक्रिया है सबके लिए है और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। बस इतना सा आप समझ लेंगे, इसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब होता है समान परिस्थिति में अगर सिचुएशंस कंडीशंस एक जैसी हैं, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, यानी कि यहाँ पर बात तो वही की जा रही है कि सबके लिए समान कानून होगा, कानून के समक्ष सभी लोग, सबके लिए एक ही प्रक्रिया होगी, लेकिन समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली जो बात है वो समान परिस्थितियों की है। समान व्यवहार को तो आप समझ ही गए कि सबके लिए एक ही जैसा व्यवहार होगा, लेकिन समान परिस्थितियों शब्द से एक चीज़ स्पष्ट हो जा रही है कि यदि परिस्थितियाँ समान ना हो तो फिर समान व्यवहार होगा या नहीं होगा, ये नहीं लिखा है। यानी कि परिस्थितियाँ एक जैसी ना होने पर अलग व्यवहार किया जा सकता है। संविधान में एक एक शब्द का अलग अलग मतलब हो जाता है कि जैसे लिख दिया है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, इसका मतलब है कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। और इसी से राज्य को छूट मिलती है कि वह असमान परिस्थितियों में असमान कानून बना सकती है। अब इसको एक उदाहरण से समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। जैसे कि मेरी परिस्थितियां अलग हैं, मैं एक कम आय की श्रेणी में आता हूं, मेरी इनकम जो है वो सालाना एक निश्चित सीमा से कम है, 3 लाख से कम है। और एक व्यक्ति ऐसा है, एक समूह ऐसा है जिसकी इनकम 10 लाख 20 लाख सालाना है। तो अब यहाँ पर हमारी और उसकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। मैं कहा जाऊँगा कि कम आय का व्यक्ति हूँ और वो जो व्यक्ति हैं वो कहे जाएंगे अधिक आय वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर 2 ग्रुप बन गए, यानी 2 क्लासिफिकेशन हो गए। एक क्लासिफिकेशन को कह सकते हैं लो इनकम और दूसरे को कह सकते हैं हाई इनकम, या आप बोलचाल में गरीब और अमीर कह लीजिए। तो अब जब
विधि बनेगी तो अब चूंकि हमारी परिस्थितियां अलग अलग हैं इसलिए हमारे लिए अलग कानून बन सकता है और उन व्यक्तियों के लिए अलग कानून बन सकता है। इसी को कहते हैं रेशनल डिफरेंशिएशन, यानी कि कोई तार्किक जो है विभेद कर देना। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को क्या करना चाहिए, उसको जो है तार्किक वर्गीकरण करना चाहिए, एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन करना चाहिए और उसके द्वारा वो एक परिस्थिति वाले लोगों को एक समूह में रखे, दूसरी परिस्थिति वाले लोगों को दूसरी समूह में रखे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें बताई गई हैं कि ये वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। ऐसे नहीं कि 10 आदमियों का एक ग्रुप बना लिया उसके लिए कोई नया कानून बना दिया, उनको कुछ तार्किक कारण भी उसके पीछे देने पड़ेंगे। तो पहले विधियों का समान संरक्षण का मतलब आपने समझा, इसका एक अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि असमान परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार हो सकता है, अलग व्यवहार किया जा सकता है, इसका यही मतलब है, किया जा सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अब इसको हम मिटा दें उसके बाद हम बताएं कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या कहता है। दोनों चीज़ों को आप समझ गए, इतना काफ़ी है, दोनों चीज़ों का मतलब यही है। अब हम देखें कि इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि यही चीज़ आगे जो आप देखोगे बहुत सी जगहों पर अलग अलग प्रकार के कानून अलग अलग लोगों के लिए होते हैं, वो कैसे निकल के आ गए इसी चीज़ से। अब परिस्थितियां अगर असमान हो जाएंगी तो अलग अलग व्यवहार किया जा सकता है, ये यूएसए की संकल्पना है विधियों का समान संरक्षण। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे कि अभी आप नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आया, उसके बाद वो एक्ट भी बना CAA 2019, और उसमें देखा आपने कि कुछ लोगों के साथ अलग व्यवहार किया गया, कुछ लोगों के साथ अलग व्यवहार किया गया। तो वहाँ पे आर्टिकल 14 की दुहाई दी गई कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये विधि के समक्ष समता का उल्लंघन है। लेकिन अगर पूरी तरीके से आर्टिकल 14 को आप पढ़ोगे तो वहाँ पर यह भी तो दिया है कि विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा, यानी कि अगर परिस्थितियाँ अलग अलग हैं तो सरकार उनके लिए अलग अलग कानून बना सकती है। अब ये कैसे निर्धारित करोगे कि परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, उसके लिए कुछ मापदंड हैं और कुछ तरीके हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है। तो तार्किक वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए आगे क्या पॉइंट लिखेंगे, तार्किक वर्गीकरण, लॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि किस प्रकार से होना चाहिए। तो उसमें बताया कि 2 चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए जब भी कोई अलग ग्रुप बनाया जाए। देखिए यहाँ पे आप ग्रुप से कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि अगर आप कहें महिलाएं, तो महिलाएं एक ग्रुप हो गया। हम मान के चलते हैं कि पुरुषों से महिलाओं की परिस्थितियां अलग हैं, तो महिलाओं के लिए सरकार अलग कानून बना सकती है। वो कह सकती है कि महिलाओं को 1 साल का अवकाश मिलेगा प्रसूति यानी प्रेग्नेंट होने पे। अगर वो ऐसा कानून बना दी कि उसको 1 साल का अवकाश मिलेगा, तो पुरुष जो है वो इस आधार पे कोर्ट नहीं जा सकता है कि महिलाओं को 1 साल का अवकाश मिल रहा है तो मुझे भी 1 साल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है। और ये पावर उसको कहाँ से मिली, आर्टिकल 14 से, कि अलग ग्रुप है वो। या फिर इनकम टैक्स देने की बात आई तो अगर जो कम पैसा कमाते हैं लोग, उनके लिए सरकार ने कहा कि इनकम टैक्स में छूट है। उसके बाद में उसने एक और ग्रुप लिया जो मीडियम है, उससे उन्हें कहा कि आपको 10% देना पड़ेगा। फिर एक और ग्रुप बनाया जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, उनसे कहा 20% देना पड़ेगा। तो अब कोई व्यक्ति इस आधार पे कोर्ट नहीं जा सकता है कि विधि के समक्ष समता होनी चाहिए तो सबको 20% कराओ या सबको 10% कराओ या सबको फ्री करो। तो नहीं, ये विधियों का समान संरक्षण के तहत अलग अलग समूहों के लिए जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हैं उनके लिए अलग कानून बन सकता है। तो ये यहाँ से आपने इसको सही ठहराया। जैसे कि आप कहीं पे गए, एक छोटा सा उदाहरण देखिए, अगर कोई पार्क है और पार्क में जो है बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं,
तो क्या उस पर बड़े आदमी झूल सकते हैं? नहीं झूल सकते हैं। तो क्या बड़े आदमी ये कह सकते हैं कि मेरे लिए सरकार की तरफ से झूले क्यों नहीं लगाए गए, छोटे बच्चों के लिए क्यों लगा दिए गए, या वृद्धों के लिए? या आप बस में जाते हो तो बस में कोई एक स्पेशल बस भी आपने देखी होगी जो सिर्फ महिलाओं की चलती है, उस पर पुरुष नहीं बैठ सकते। तो ये कैसे आ जाते हैं नए कानून? ये ऐसे ही आ जाते हैं ताकि अलग समूहों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया जा सके। तो तार्किक वर्गीकरण होना चाहिए। तार्किक वर्गीकरण के 2 आधार हैं। 2 आधार कैसे हैं? पहला तो इन्होंने कहा कि वो सरल होना चाहिए, जो वर्गीकरण किया जाना चाहिए वो सरल एवं समझने योग्य हो। समझने योग्य, सरल एवं समझने योग्य हो, यानी कि आप इसको कह सकते हो बोधगम्य। अगर एक शब्द में लिखो तो बोधगम्य विभेद होना चाहिए। अंग्रेजी में जो टर्म यूज किया गया है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी ऐसा समूह बनाया जाए तो लोगों को सरलता से समझ में आ जाना चाहिए, कोई जटिल न हो। उदाहरण के लिए कोई टापू पे कोई कुछ लोग रहते हैं, टापू पे मान लीजिए लक्षद्वीप के लोग हैं, टापू पे रहते हैं, तो उनके लिए सरकार कोई योजना बना दे कि इनको हम केरल तक के लिए फ्री एक सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे वहाँ रहते हैं, इनकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है कि वो ऐसे आ सकें, अपनी नाव नहीं है उनके पास, तो सरकार उनके लिए कोई सेवा चलाने की विधि बना दे, कोई योजना निकाल दे। तो केरल के लोगों को या तमिलनाडु के लोगों को या अन्य प्रदेश के लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई उनकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं और उनके पास प्रॉब्लम है, इसलिए उसके लिए ये अलग बनाया जाना चाहिए। इसमें कोई कठिन बात नहीं है, समझ में आ जाएगा ऐसा। या फिर अस्पताल में दिव्यांग पर्सन के लिए कोई स्पेशल लिफ्ट लगा दी गई और वहाँ पे लिख दिया गया कि इसमें सिर्फ विकलांग लोग ही बैठ के जा सकते हो, पर बाकी लोग सीढ़ी से जाएं, जीना से जाएं। तो वो भी लोगों की समझ में आता है, भाई इनकी परिस्थितियां अलग हैं, हमारी परिस्थितियां अलग हैं, हम सीढ़ी से जा सकते हैं, इनके लिए लिफ्ट लगा दी, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सरल एवं समझने योग्य होना चाहिए, लोगों के समझ में आ जाना चाहिए कि बोधगम्य होना चाहिए कि विभेद क्यों किया गया है। और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी विभेद किया जा रहा है, यानी जो भी अंतरक है, यानी जो अंतर किया जा रहा है और उस अधिनियम का जो उद्देश्य है उसमें कोई लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, बिना लॉजिक के नहीं होना चाहिए, यानी विभेद तार्किक होना चाहिए, विभेद तार्किक हो, तार्किक हो, तथा जो भी अधिनियम बनाया जा रहा है, जो भी कानून बनाया जा रहा है उसका कुछ उद्देश्य जरूर होगा और अधिनियम के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत हो, तर्कसंगत हो, यानी उस अधिनियम का जो उद्देश्य हो वो पूरा भी होता हो, बिना वजह न बना दिए जाए। तो इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं रेशनल होना चाहिए, यानी तार्किक होना चाहिए। तो 2 बातें कही। फिर एग्जाम्पल के लिए आधार क्या हो सकते हैं वर्गीकरण के लिए? तो वर्गीकरण के लिए कुछ आधार हो सकते हैं, जैसे कि आप समझें उदाहरण के लिए, एक तो आधार भौगोलिक हो सकता है, जियोग्राफिकल, जैसे कि कोई रहता है ऐसी जगह पे है तो उसकी परिस्थितियां अलग हैं। शिक्षा को आधार बना सकते हैं, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई के आधार पर आप योजनाएं निकाल सकते हैं, या आय के आधार पर बना सकते हैं। हम कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं आय के आधार पे, जैसे इनकम टैक्स में है। राज्य के हित में भी बना सकते हैं, राज्य के हित में बात कर सकते हैं, राज्य के हित में, या विशेष व्यक्ति के आधार पर बना सकते हैं। और किस आधार पे बना सकते हैं? विवेकाधिकार भी है, यानी कि कोई चीज़ समझ में आ रही है, विवेकाधिकार आदि कुछ हो सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं, लिंग के आधार पे बना सकते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं, वृद्धों के लिए बना सकते हैं, आय के आधार पे।
तो तमाम आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर अलग अलग कंडीशंस के वर्ग बनाए जा सकते हैं, और एक वर्ग में विधि के समक्ष समता रहेगी, ये भी मान के चलिएगा। यानी कि अगर आय के आधार पर वर्ग बनाया गया है और उसमें दो वर्ग बना लिए गए, उच्च आय निम्न आय, तो अब उच्च आय के जितने भी लोग हैं उनके लिए अलग अलग नहीं होगा, उनके लिए फिर एक जैसा होगा। निम्न आय का जो वर्ग होगा उसके लिए अलग कानून होगा, सबके लिए एक समान होगा, यानी फिर उस वर्ग में विधि के समक्ष समता रहेगी। तो ये है तार्किक वर्गीकरण। इसके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे उदाहरण क्या हैं, तो आप लिखेंगे इसमें जैसे वृद्धों के लिए अलग योजनाएं, बच्चों के लिए अलग योजनाएं, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं, विकलांगों के लिए अलग योजनाएं, ऐसे तमाम कानून आप जानते होंगे, वो उदाहरण में यहाँ पे डालेंगे कि ये जो है आर्टिकल 14 देखने में लगता है कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है, लेकिन ये वास्तव में आर्टिकल 14 को ही जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि वही ये कहता है कि सिर्फ समान व्यवहार नहीं किया जाएगा, सबको समान बनाना भी तो है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि क्या एक अकेले व्यक्ति को एक वर्ग माना जा सकता है? जैसे मैं अकेला हूँ, क्या मेरे लिए स्पेशल एक कानून बन सकता है? और यही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक ऐसा जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें यह कहा कि एक अकेले व्यक्ति को या एक अकेले विधिक व्यक्ति को, अर्थात कंपनी को भी एक वर्ग की तरह माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये केस था चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ। चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि एक अकेले व्यक्ति को या एक अकेली कंपनी को भी एक अलग वर्ग की तरह माना जा सकता है, उसके लिए अलग कानून बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई महिला या पुरुष है और वो किसी बहुत विशेष यूनिक टाइप की बीमारी से ग्रस्त है, और अब उसके साथ कुछ ऐसा कार्य होना है जो किसी नियम का उल्लंघन करता है, और अब उसकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है, कुछ अलग है कि उसके लिए एक अलग प्रकार का कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी व्यक्ति के लिए स्पेशल एक कानून बनाया जा सकता है जो कि अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। इसी तरीके से एक अलग कंपनी के लिए भी एक अलग सा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विशेष ग्राउंड्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति का मतलब है कंपनी को एक वर्ग मान सकते हैं। यही जो क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, तो इसमें तमाम लोग होते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जा रही है, को एक वर्ग मान सकते हैं। तो इसका उत्तर है हाँ, मान सकते हैं। और ये निर्णय कौन सा है? इसका निर्णय आपसे पूछा जा सकता है। निर्णय है चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। देखिए, जो निर्णय होते हैं ये एक्चुअल में इसी निर्णय में कुछ ऐसा मामला रहा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये नया निर्णय दिया कि व्यक्ति को भी मान सकते हो अलग वर्ग। तो इतने क्वेश्चन आपके आर्टिकल 14 से बन सकते हैं जो आप शायद समझ गए होंगे पूरी तरीके से। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आर्टिकल 14 के अपवाद क्या हैं। अपवाद जरूर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक निर्णय और आप नोट कर लें, एक निर्णय और है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि विधि का शासन जो है वो मूल ढांचा है। विधि का शासन, इसको जो है मूल ढांचा घोषित किया गया। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर। ये मिनर्वा मिल मामला था, मिनर्वा मिल केस। इसका मतलब क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर संविधान के कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। आपको हमने पीछे भी बताया था कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो एक शर्त रहती है कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। तो मूल ढांचे में समय समय पर बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो उसमें एक है विधि का शासन। चूँकि यहाँ पर विधि का शासन हम पढ़ रहे हैं तो यहीं पे आप लिख लें कि विधि का शासन जो है वो
मूल ढांचा है, यानी कि कभी भी संविधान में संशोधन करके ये आर्टिकल नहीं बदला जा सकता है कि आज से भारत में विधि का शासन नहीं रहेगा, मेरा शासन रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो विधि का शासन क्या है? मूल ढांचा है, इसको संशोधन करके नहीं हटा सकते हैं। और ये निर्णय मिनर्वा मिल में कहा गया था कि विधि का शासन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप कमेंट करके हमको बताएं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है वो किस निर्णय में आया था? क्या शुरुआत से ही संविधान में ऐसा प्रावधान था, या सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी निर्णय में कहा है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए? तो वो कौन सा निर्णय है, वो इम्पोर्टेंट है, वो कमेंट करके आप हमें बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं कि संविधान के आर्टिकल 14 का अपवाद कौन कौन से अनुच्छेद हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विधि के समक्ष समता का अपवाद हैं। देखिए, अपवाद कुछ तो आपको मौखिक रूप से पता ही होंगे। आप देखते हो कि आर्टिकल 14 तो कहता है कि किसी को विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। अभी तो आपने समझा विधि के समक्ष समता का मतलब है किसी को विशेषाधिकार नहीं है। अब अपवाद देखते हैं, आर्टिकल 14 के अपवाद। आर्टिकल 14 के अपवाद यानी ऐसी बातें जो इसका उल्लंघन करती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आर्टिकल हमको पढ़ना है वो है आर्टिकल 361, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में कुछ अपवाद दिए गए हैं। कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के संदर्भ में बात की गई है आर्टिकल 361 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना है। आर्टिकल 361 कहता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी किए गए कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरी चीज़, जब तक अपने पद पर हैं तब तक उनको ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना किसी न्यायालय में उनके ऊपर कोई दंडिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अगली बात, उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दीवानी अदालत में नहीं शुरू किया जाएगा, और यदि शुरू किया जाएगा, यहाँ पे दीवानी मुकदमे की बात हो रही है सिविल कोर्ट में, तो उनको 2 महीने पूर्व एक नोटिस दी जाएगी। इस तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए उनके लिए कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं और ऐसे अधिकार अन्य लोगों को नहीं हैं। तो यह फिर आर्टिकल 14 का अपवाद है। तो यहाँ पर आर्टिकल 361 क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति 2 लोगों के लिए है ये, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विशेषाधिकार की बात करता है। इनके पास कुछ विशेष अधिकार हैं। और आर्टिकल 14 तो कहता था कि संविधान के अनुसार किसी के पास विशेषाधिकार नहीं होंगे। तो ये अपवाद है, इसको पढ़ लीजिए आप। तो क्या क्या विशेषाधिकार हैं? पहली चीज क्या है कि कार्यकाल में, दोनों की बात हो रही है, कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य, यानी कोई भी कार्य हो, चाहे वो उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य के द्वारा ही क्यों न किया गया हो, कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य के प्रति या निर्णय के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। न्यायालय में जवाबदेह नहीं। किसी भी आपकी धारा का उल्लंघन होता हो, कुछ भी हो, उनको न्यायालय में नहीं जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा। आप देखते हो कि राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति कोई बहुत बड़ा जघन्य काम कर दे तो उसके लिए तब भी उसको न्यायालय में नहीं बुलाया जाता है। उसके लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है, वो भी संसद में शुरू की जाएगी। तो अपने किसी भी कार्य के लिए वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरे कहते हैं कि पद पर रहते हुए, जब तक वो राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं, पद पर रहते हुए उनको गिरफ्तारी से छूट है। गिरफ्तारी और कारावास, यानी उनको कोई जेल भी नहीं दे सकते आप, गिरफ्तारी और कारावास से छूट है।
उनको आप नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद पर रहते ना उनको गिरफ्तार कर सकते हैं और ना ही उनको कोई सज़ा दी जा सकती है। तो इनको इस चीज़ से भी छूट प्राप्त है, अन्य व्यक्तियों को ऐसा नहीं है। उन पर किसी भी न्यायालय में, किसी भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, किसी भी न्यायालय में कोई भी दांडिक मुकदमा नहीं किया जाएगा, मुकदमा चालू नहीं किया जाएगा, चालू नहीं रहेगा, और ना तो प्रारंभ किया जाएगा, यानी नया भी नहीं कर सकते हैं और अगर कोई पुराना है वो भी नहीं चालू रहेगा। कोई भी मुकदमा चालू नहीं रहेगा और ना ही प्रारंभ किया जाएगा, प्रारंभ या चालू नहीं रहेगा। अगली बात देखिए, व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए, व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए, यानी कि अगर उन्होंने खुद के अपने ही सामर्थ्य से कोई काम किया है, व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए कार्य के लिए, कार्य के लिए कोई दीवानी मुकदमा, दीवानी यानी संपत्ति संबंधी कोई केस, दीवानी मुकदमा नहीं प्रारंभ होगा, प्रारंभ होगा। और इसमें कुछ इसमें कहा गया है कि अगर कभी ऐसा करना हुआ जरूरी है अत्यंत, तो 2 महीना पूर्व उनको जो है नोटिस दी जाएगी, अगर उनका कोई पर्सनल चीज़ है, यानी उनके व्यक्तिगत सामर्थ्य से, यानी कि 2 माह पूर्व नोटिस देनी होगी, 2 माह पूर्व नोटिस देनी होगी। और ये तो सब कर ही नहीं सकते आप, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये विशेष अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 361 के तहत। और 361 का में कहा गया है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों में जो कार्य होते हैं उनका यदि कोई सत्य प्रसारण करता है कोई व्यक्ति, तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता इस आधार पे। देखिए, संसद के अंदर का वीडियो लीक करना, संसद के अंदर का चित्र खींच के बाहर लीक करना, यानी सीक्रेट चीज़ें बाहर लाना, ये अपराध की श्रेणी में आता है विधानसभाओं में, विधानमंडलों में। लेकिन यदि वहाँ का कोई व्यक्ति सत्य प्रसारण करता है, जो कार्रवाई वहाँ पे हो रही है, तो उसके लिए छूट है उसे, तो वो भी एक विशेषाधिकार है, वो भी 361 का में है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे डालिएगा, आर्टिकल 361 का में संसद और विधानमंडलों की सत्य कार्रवाई करने पर, सत्य कार्रवाई का यानी वहाँ जो रियल में हो रहा हो, उसको झूठ मूठ नहीं, जो रियल हो रहा है उसका कोई प्रसारण मीडिया में छापता है या टीवी पे दिखाता है, प्रसारित करता है, तो उसके लिए कोई उसे कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की जाएगी। ये 361 का में है। अब आगे देखिए, आगे जो विशेषाधिकार हैं वो हमारे सांसदों को और हमारे विधायकों को प्राप्त हैं। क्या प्राप्त है उनको देखिए जरा। आर्टिकल 105 पहले देखेंगे, जो सांसद से संबंधित है, यानी एमपी लोगों को। आर्टिकल 105 हमारे देश के जो एमपी होते हैं, सांसद, वो लोग संसद में जाके बैठते हैं और संसद की समितियों में भी होते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति है, जैसे लोक लेखा समिति है, बहुत सी समितियाँ पढ़ोगे, संसद पढ़ोगे जब, तो इसमें कहा गया है कि संसद में और संसद की समितियों में, दोनों जगह पर, इनके सदस्यों के द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं या जो भी मत प्रकट किए जाते हैं, उनके लिए ये किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, इनको छूट मिली हुई है। इसीलिए आप देखते हो कि संसद में जो सांसद लोग होते हैं वो कभी कभी बहुत अजीबोगरीब भाषणबाजी, अजीबोगरीब मत प्रकट करने लगते हैं, क्योंकि उनको छूट है कि अपने किसी भी दिए गए मत के लिए वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। संसद के अंदर, बाहर की नहीं बात कर रहे हैं हम, संसद में सांसद या संसदीय समिति के अंदर अपने किसी भी दिए गए मत या विचार या भाषण के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, क्योंकि वो बहस के लिए बनाया ही गया है। वहाँ पे अपना अगर मत रखने के लिए उनके ऊपर केस होने लगेगा तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा? किसी का मुँह ही बंद कर दोगे आप, संसद में भी नहीं बोलने दोगे तो कहाँ बोलने दोगे? तो यहाँ पर कहा गया है कि संसद या, दो जगह हैं, संसद या
संसदीय समिति यानी संसद की समिति, समितियां बहुत हैं, कुछ उदाहरण आप कमेंट करके बताइए कौन सी समितियां आप जानते हैं। संसद या संसद की समिति में सदस्य जो भी हैं, सदस्य द्वारा कही गई बात या मत, उसका जो है मत के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। तो ये उनको एक विशेष अधिकार है ना, हम लोगों को ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त है। तो ये आर्टिकल 105 के तहत है, ये मिला हुआ है सांसदों को। ऐसा ही सेम अधिकार राज्यों के विधानमंडलों में विधायकों को भी प्राप्त है, और वो है आर्टिकल नंबर 194। ये सेम यही बात उतारेंगे, और ये कहाँ पे है, ये विधानमंडलों में, विधानमंडल एवं या उसकी समिति, वहाँ भी समिति होती हैं, उसकी समिति में सदस्य, यानी यहाँ पे एमएलए की बात की जा रही है, सदस्य को उपरोक्त अधिकार मिले हुए हैं। उपरोक्त जो ऊपर लिखे हमने, उपरोक्त अधिकार हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा कि कही गई बात या मत के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। यही उपरोक्त जो हमने बात की वही सेम विधानमंडल में आर्टिकल 194 के तहत मिला हुआ है। तो ये तो विशेषाधिकार इनको हैं। अब कुछ विशेषाधिकार जो हैं वो विदेशी व्यक्तियों के लिए भी होते हैं, जैसे कि हर विदेशी व्यक्ति के लिए नहीं। अगर आपके लखनऊ शहर या दिल्ली शहर में कोई विदेशी आदमी रह रहा है और मैं रह रहा हूँ, तो हमारे उसके लिए विधि के समक्ष समता रहेगी, यानी एक ही जैसे कानून लागू रहेंगे। लेकिन कुछ विदेशियों को विशेष छूट मिलती है। वो कौन से हैं? वो दो हैं। पहले, अगर किसी राष्ट्र का शासक आता है यानी राष्ट्र प्रमुख आता है तो उस व्यक्ति के लिए अलग ट्रीटमेंट रहता है, या फिर किसी दूसरे देश का जो राजदूत होता है यानी एम्बेसडर होता है उसके लिए, यानी राजनयिक जिसको बोलते हो, तो उसके लिए अलग कानून रहता है, तो उनको भी छूट प्रदान है। तो किसको और विशेषाधिकार है? अन्य देशों के प्रमुख, जैसे कि हमारे यहाँ किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह से लोग आए तो उनके लिए हमारे देश के कानून उन पे वैसे ही लागू नहीं होंगे, उनको बहुत सी छूट मिलती हैं। तो अन्य देशों के प्रमुख एवं राजदूतों को विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार यानी उनको हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ टहलने आया और उसकी गाड़ी जा रही है, बढ़िया सी ब्लैक कलर की गाड़ी जा रही है, और आगे अचानक से एक बुढ़ा आ गया और वो लड़ गया। तो ऐसा नहीं होगा कि अब तुरंत आके उनको गिरफ्तार कर लोगे कि हाँ चलो तुम्हारी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हो गया तो तुमको जेल में डाल दें चल के, या वहाँ पे अब कार्रवाई होगी तुम्हारे सामने, तुमने एक्सीडेंट कर दिया। नहीं, वो दूसरे देश का राष्ट्र प्रमुख है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने एक उदाहरण के लिए बताई। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सड़कें पहले ही खाली करा दी जाती हैं। अन्य देशों के प्रमुख एवं राजदूतों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो हम लोगों से उनकी ट्रीटमेंट अलग है। दूसरा क्या है? दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन होते हैं, जैसे यूएनओ के प्रतिनिधियों को भी मिला हुआ है। प्रतिनिधियों, देखिए जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके प्रतिनिधि भी तमाम देशों में जाके रहते हैं। हमारे देश के लोग भी जो यूएनओ में काम करते हैं वो भी कहीं इजराइल में हैं, कहीं अरब में हैं, कहीं अमेरिका में हैं, अन्य देशों में जाके काम करते हैं। तो उनको उन देशों में या दूसरे देश के जो हमारे देश में काम कर रहे हैं तो उनको विशेषाधिकार मिले होते हैं, कुछ अलग अधिकार होते हैं उनके। यूएनओ के प्रतिनिधियों को विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार, तो ये विशेषाधिकार हैं जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं, फिर भी ये जायज़ हैं क्योंकि ये संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं। अब एक आर्टिकल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है और उसको भी हमें जानना है। आर्टिकल 31 वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अब उसको भी यहाँ पे बताना जरूरी है
क्योंकि आपने जब मौलिक अधिकारों की शुरुआत की थी तो एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी तो वो शून्य हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी समीक्षा करेगी, उसको समाप्त कर देगी। लेकिन एक आर्टिकल है डीपीएसपीज में, आर्टिकल 39, उसका क्लास आर्टिकल 39 खा और आर्टिकल 39 गा यानी बी और सी, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि अगर उनको लागू करना हो तो फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। तो क्या वो कभी लागू ही नहीं हो पाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा प्रावधान पहले से कर दिया गया है कि अगर आर्टिकल 39 खा और आर्टिकल 39 गा को लागू करने के लिए सरकार कोई विधि बनाती है तो भले ही वह आर्टिकल 14 का उल्लंघन करे, लेकिन फिर भी वो विधि लागू रहेगी, यानी वो शून्य नहीं होगी। जबकि नियम तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकार से उल्लंघन में आई तो वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आर्टिकल 39 खा, आर्टिकल 39 गा को लागू करने के लिए, अभी हम बताएंगे उसमें ऐसा क्या है, उसको लागू करने के लिए कोई विधि बनाओगे तो निश्चित तौर से वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगी, क्योंकि ऐसी बात है उसमें। तो अगर आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगी तो उसको अपने आप ख़त्म हो जाना चाहिए। आर्टिकल 13 तो यही कहता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 31 में ये लिख दिया गया है कि उनको लागू करने के लिए अगर कोई विधि बनेगी तो भले ही वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करती है, फिर भी वो निरस्त नहीं होगी। इस चीज़ को समझना है आपको। देखिए, ये भी अपवाद है इसका, आर्टिकल 31 गा में लिखा हुआ ये चीज़, आर्टिकल 31 गा यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे 31C। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल, इसको पहले ऐसे लिख लें, आर्टिकल 14 का अपवाद है, ये अपवाद है। अपवाद यानी उसके उल्टा बात इसमें कुछ है। बात क्या है इसमें कि राज्य डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी के आर्टिकल 39 खा और 39 गा 39B 39C को लागू करने के लिए कोई विधि बनाती है, कोई विधि बनाता है तो उसे आर्टिकल 14 के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते, आधार पर चुनौती नहीं दे सकते, नहीं दी जा सकती। अब देखिए, आर्टिकल 14 के आधार पर इसकी चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका आर्टिकल 14 उल्लंघन होगा ज़रूर इसमें। तो पहले ये देख लें कि 39 का और 39 खा में ऐसा क्या है कि उसको लागू करेंगे तो आर्टिकल 14 टूट जाएगा। तो इसके आधार पे चुनौती नहीं दे सकते हैं, वो विधि लागू रहेगी। तो पहले इसको ज़रा देख लें कि 39 खा में क्या है। 39 खा में कहा गया है कि सामूहिक हित के लिए, इसको ज़रा समझ लीजिएगा कायदे से, नहीं तो फिर आप जवाब दे नहीं पाएंगे इसका सही से, और ये मेंस में क्वेश्चन बन जाता है इस तरह का। सामूहिक हित में समुदाय के संसाधनों का समवितरण, संसाधनों का समवितरण, और 39 गा 39C में क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण से रोक है। इसमें धन एवं उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण, यानी एक ही जगह पे संकेंद्रण को रोकना। अब देखिए, ये दो बातें हैं। अगर इनको लागू करने के लिए सरकार कोई कानून बनाए तो फिर विधि के समक्ष समता वाली बात निश्चित टूट जाएगी। देखिए, अगर सामूहिक हित में समुदाय के संसाधनों का समवितरण किया जाए, यानी कि संसाधन
सबको मिलने चाहिए, सबको बराबर मिलने चाहिए। तो इसको लागू करने के लिए जब समवितरण किया जाएगा तो किसी को अधिक देना पड़ेगा। बराबर लाने के लिए आप देखते हो ना कि बहुत से ऐसे कानून आते हैं, जब बराबरी लाने के लिए जो व्यक्ति नीचे है उसको आपको ज़्यादा देना पड़ेगा ना, और जिसके पास ज़्यादा है उसे लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप दोनों के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो, और आर्टिकल 14 कहता है कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सामूहिक हित में अगर समुदाय के संसाधनों का समवितरण किया जाएगा तो फिर विधि के समता वाली बात उल्लंघन हो जाएगी। तो इसीलिए आर्टिकल 31C में कह दिया गया कि अगर इसको लागू करने के लिए विधि बनाई जा रही है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, होने दीजिए, चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब देखिए, धन एवं उत्पादनों के साधनों का संकेंद्रण को रोकना, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास सारे साधन ना पहुंच जाएं, एक ही व्यक्ति के पास सारा पैसा ना पहुंच जाए, तो इसको रोकने के लिए फिर उस व्यक्ति के ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगाना पड़ेगा, उस व्यक्ति से अगले व्यक्ति में संसाधनों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पैसे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके लिए तमाम नीतियां बनाई जाएंगी। तो कुल मिला के उस व्यक्ति के खिलाफ नीतियां जाएंगी ना। वो अगर मैं बहुत सा पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं बहुत सा संपत्ति बना रहा हूँ, तो मेरी संपत्ति को कम करना पड़ेगा, तभी तो संकेंद्रण रुकेगा। तो इसका मतलब है सरकार कुछ ऐसे कानून बनाएगी कि मुझसे अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट करवा ले, मेरा टैक्स में पैसा ले ले, या मुझे कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे कि मैं बराबरी पे आ सकूं। तो इसका मतलब है कि अन्य व्यक्ति के और मेरे बीच में भेदभाव करेगी सरकार, और करना ही पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगी, तभी तो ये बातें लागू हो पाएंगी। बराबर तो करना है तभी आपको। तो ये आर्टिकल 31C कहता है कि इन दो चीज़ों को लागू करने के लिए यदि आर्टिकल 14 टूटता है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो जायज़ है। और इसीलिए लिखा जाता है कि जहाँ पर आर्टिकल 31 आता है वहाँ पर आर्टिकल 14 चला जाता है। ये सेंटेंस आप लिख लें कि जहाँ आर्टिकल 31 आता है तो वहाँ से क्या है, आर्टिकल 14 चला जाता है, यानी चला जाता है। ये उसके विपक्ष में बात कही गई है। तो ये इतने अपवाद हैं आर्टिकल 14 के। आशा है आर्टिकल 14 पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए बात करते हैं आर्टिकल 15 के विषय में। आर्टिकल 15 क्या है? आर्टिकल 15 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, आर्टिकल 15 में कई क्लाज हैं और सबको अलग अलग समझना है। इसमें 2 क्लाज हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, और बाकी जो है राज्य के कुछ विशेषाधिकारों की बात करते हैं, राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कई क्लाज हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15 क्लास 1, इसमें क्या कहा गया है? इसमें 5 आधार बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य केवल, और 5 चीज़ें बताई गई हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 बातें बताई गई हैं। केवल इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। देखिए, आर्टिकल 15 आपको पता है कि केवल नागरिकों को प्राप्त है, ये तो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। और आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि देखिए, ये राज्य और ये राज्य के खिलाफ है, यानी राज्य को मना करता है किसी चीज़ से लिए। तो क्या कहता है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब इसमें कई चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले देखिए, ये राज्य के खिलाफ है, यानी इसमें व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। केवल राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी कि व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति आपके साथ भेदभाव कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता है। राज्य और केवल शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी केवल इन्हीं 5 बातों की बात की जा रही है, धर्म, मूल वंश,
जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, किसी का जन्म स्थान अलग है, इन चीज़ों को आधार बना करके राज्य किसी व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से ट्रीट नहीं कर सकता है। ये कहता है आर्टिकल 15 क्लास 1। अब इसमें देखिए, इससे एक चीज़ निकल के आ रही है कि अन्य आधारों पर किया जा सकता है, भाषा के आधार पर किया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं, इसमें भाषा नहीं दिया गया है। निवास स्थान के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जन्म स्थान की बात की गई है, निवास स्थान की नहीं। निवास स्थान के आधार पर आप देखते हो भेदभाव किया जाता है कि आप अगर झारखंड के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके साथ भेदभाव किया जाता है, आपके लिए सीटें वैसे नहीं ट्रीट किया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए होता है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के निवासियों को बिहार में अलग ट्रीट किया जाता है। तो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जन्म स्थान के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, मूल वंश, जाति, यानी केवल इसमें से इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर इनके साथ में कोई दूसरा लॉजिकल कारण है तो कर सकते हैं, अन्य आधार पर किया जा सकता है। इसका मतलब ये निकल के आया, अर्थात अन्य आधार पर कर सकते हैं, अन्य आधार पर हो सकता है। जैसे भाषा के आधार पर हो सकता है। तो ये पहला है क्लास 1, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। क्लास 15 का 2 जो है वो राज्य और व्यक्तियों दोनों को मना करता है। इसमें सिर्फ राज्य को मना किया गया है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये व्यक्ति को मना नहीं करता है। मैं व्यक्ति हूँ, मैं धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता हूँ अपने पर्सनल वे में, राज्य नहीं कर सकता है। अगर मैं अपने संस्थान में, अपनी दुकान में किसी व्यक्ति को नौकरी देना चाहता हूँ तो नौकरी देने में मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे कर सकता हूँ भेदभाव, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। अब दूसरा जो है वो दोनों व्यक्तियों को समान रूप से लागू करता है, यानी राज्य को भी प्रतिबंधित करता है और व्यक्ति को भी प्रतिबंधित करता है। अब वो देखिए क्या है, आर्टिकल 15(2) राज्य और व्यक्ति दोनों को प्रतिबंधित करता है। राज्य प्लस व्यक्ति दोनों के खिलाफ है, दोनों को मना करता है। किस चीज से मना करता है? 2 बातों से मना करता है। 2 चीजें इसमें हैं, दोनों चीजें पढ़िए। इन्हीं 5 आधारों पर, यानी उपरोक्त, यहीं पे बार बार हम नहीं लिखेंगे, उपरोक्त 5 आधारों पर यही 5 हैं, 1 2 3 4 5, इन्हीं 5 की बात की जा रही है। यानी आप अपने नोट्स में ऐसे लिखोगे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधारों पर किसी व्यक्ति को होटलों, भोजनालयों, मनोरंजन के स्थानों पर में प्रवेश से मनाही नहीं। और ये दोनों पे लागू है, ना तो राज्य मना कर सकता है और ना व्यक्ति मना कर सकता है। अगर मेरी कोई होटल है, मैंने 50 कमरे बना रखे हैं और कोई व्यक्ति आता है और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम फला धर्म के हो, फला जाति को हो, तुमको कमरा नहीं मिलेगा, मेरा होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मेरी अगर कोई भोजनालय है और मैं कहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे इस जाति, इस धर्म के लोग आके नहीं खाना खा सकते, नहीं बैठ सकते हैं, तो ये नाजायज़ है, ये मौलिक अधिकारों का हनन है। इसी तरीके से मनोरंजन के साधन है, तो यहाँ पर राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी नहीं रोक सकता है। और दूसरा कहता है कि अगर राज्य वित्त पोषित या सार्वजनिक यूज के लिए कोई सार्वजनिक चीज़ें बनाई गई, जैसे सड़कें हैं, तालाब हैं, पानी की टंकी है, कुआं है, कोई झील है, कोई पार्क है, इस तरह की जो सार्वजनिक चीज़ें बनाई जाती हैं, जो सबके प्रयोग के लिए सरकार बनाती है,
वहाँ पर भी इन्हीं आधारों पर किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थल जो सबके प्रयोग हेतु हैं, सबके प्रयोग हेतु हैं। अब देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि पहले सार्वजनिक लिख दिया फिर सबके प्रयोग हेतु हैं, दोनों चीज़ें लिखने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो सरकार बनाती है, वहाँ पर रोका जा सकता है, यानी वो सबके प्रयोग के लिए नहीं है। जैसे कि कोई परमाणु रिसर्च सेंटर है, परमाणु भट्ठी लगी हुई है, अब उसके अंदर तुम टहलते घूमते पहुँच जाओ कि नहीं आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(2), तो आर्टिकल 15(2) अच्छे से पढ़ भी तो लो कि सार्वजनिक स्थल सरकार के पैसे से ज़रूर बना है वो, और आपका हक है वहाँ जाने का, लेकिन सबके प्रयोग हेतु नहीं बनाया गया है, वो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो सार्वजनिक स्थल हो जो सबके प्रयोग हेतु है, वहाँ उपरोक्त आधारों पर मनाही नहीं, यानी इन्हीं 5 चीज़ों को आधार बना करके मनाही नहीं कर सकते हैं। जैसे तालाब है, झील है, ये सबके लिए बनाए जाते हैं ना, झील है, पार्क है, कोई कुआं है, कोई पानी की टंकी है, कोई नल है, इस तरह से पानी की टंकी है, सड़क है आदि। ऐसे बहुत से जगह हो सकती हैं जो सरकार सार्वजनिक रूप से बनाती है सबके यूज के लिए, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को मनाही नहीं है, बशर्ते वो सबके यूज के लिए ही बनाया गया हो, पर्सनल यूज के लिए ना बनाया गया हो, सरकार कोई सीक्रेट उसके लिए ना बनाई हो। ऐसा ना हो कि आप कहो नहीं जहाँ परमाणु परीक्षण होने जा रहा है मैं वहीं पे जाके बैठूंगा, कुर्सी डाल के देखूंगा मैं। तो 15(1), 15(2) ये हमारे अधिकार हैं। ये 2 चीज़ें क्या हैं, ये अधिकार हैं, यानी कि इसमें क्लाज है 6 क्लाज हैं टोटल, तो 2 में ही हमको अधिकार मिले हैं। तो बाकी 4 क्या हैं, बाकी 4 में राज्य को कुछ शक्तियाँ दी गई हैं भेदभाव करने की। अब आप देखोगे एक तरफ भेदभाव से मना किया जाता है और एक तरफ भेदभाव करने की अनुमति उसी आर्टिकल में दी जाती है, और समय समय पर संशोधन करके बढ़ाए गए हैं। तो अब आर्टिकल 3 से हम बात करेंगे कि राज्य को क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 15(1) और 15(2) को आप समझ गए होंगे अंतर क्या है। अब देखें आर्टिकल 15(3), 15 क्लास 3 क्या कहता है। अब यहाँ से शुरू होता है भेदभाव। तो पहला भेदभाव क्या है, पहली राज्य को शक्ति क्या दी गई है 15(3) से। आर्टिकल 15 क्लास 3, इसमें कहा गया है कि राज्य स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, कर सकता है। अब देखिए ऊपर तो कहा गया था कि लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, अभी तो ऊपर आपने पढ़ा 5 आधार, लेकिन अब यहाँ पे छूट दे दी गई राज्य को आर्टिकल 15(3) में। उसी जगह लिखा गया नीचे, जानते हैं भारत के लोग बहुत चकड़बाज होते हैं, तो 15 में ही लिखा है नीचे कि थोड़ा नीचे तक अगर पढ़ोगे, अगर नीम हकीम खतरे जान नहीं हो गए, यानी पूरा पढ़ लो अगर नीचे तक तो समझ में आ जाएगी बात। पहली ही लाइन पढ़ लिया और फिर बहसबाजी करना शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा, सभी लाइनें पढ़ लेनी चाहिए। तो राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और आप देखते हो कि स्त्रियों के लिए अलग योजनाएं, आप देखते हो कि राज्य स्त्रियों के लिए अलग योजनाएं बनाता है। कभी आप देखते हो पोषाहार की योजना निकलती है स्त्रियों के लिए, बालकों के लिए कोई विशेष योजना निकल आती है कि उनको ये पोषाहार दिया जाएगा। स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष पोषाहार योजनाएं बनाई जाती हैं। और आप लिख सकते हो कि स्त्रियों को प्रसूति अवकाश दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप एक उदाहरण दोगे ना कि ये ऐसे बनाए गए हैं, या स्त्रियों के लिए विशेष स्कूल हैं, कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए ताकि समझ में आ जाए बात। जैसे स्त्रियों बालकों के लिए पोषाहार योजनाएं, पोषाहार विशेष योजनाएं
विशेष योजनाएं आदि। प्रसूति अवकाश भी लिख सकते हो आप, प्रसूति अवकाश मिलाया है, इसी के आधार पर दिया जाता है। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 15(3) में स्त्रियों के लिए विशेष बना सकते हैं, तो बना दिया। अब आर्टिकल 15(4) देखिए, ये भी राज्य को एक विशेष शक्ति देता है, और ये देता है पिछड़े लोगों के लिए, SC STs के लिए, उनके लिए प्रावधान करता है कि उनके लिए भी राज्य जो है वो विशेष प्रावधान कर सकता है। देखिए, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े ऐसे लोग तथा अनुसूचित जाति SC और जनजाति ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। ये राज्य की शक्तियां हैं, ये सब क्या हैं? ये राज्य की शक्तियां हैं, राज्य की शक्तियां। राज्य को पावर्स मिली है कि ये इस तरह से भेदभाव आप करिए, तभी तो समानता आएगी। तो किसके किसके लिए बात की जा रही है? पिछड़े लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये आर्टिकल 15 के संदर्भ में है। तो यहाँ पे जैसे विधानसभाओं में या जो है संसदीय क्षेत्रों में जो सीटें होती हैं, वहाँ पे देखिए आरक्षण दिया जाता है और शुल्क वगैरह में छूट दी जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, उदाहरण के लिए जैसे निर्वाचन की सीटें जो होती हैं, निर्वाचन की सीटों में आरक्षण और शुल्क में छूट, ये सब इसी के आधार पर दिए गए हैं। ये कुछ उदाहरण आपको पता होने चाहिए। और ये जो प्रावधान है 15(4), इसको जो है 1951 में जोड़ा गया था। 1951 में प्रथम संशोधन में ही इसको जोड़ा गया था। प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा है ये चीज़, पहला संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। तो एक ये चीज़ है। दूसरा इसी से रिलेटेड है, और वो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश को लेकर के आरक्षण से संबंधित है, वो है 15(4). देखिए यहाँ पे भी नौकरी वाला आरक्षण नहीं किया जा रहा है। नौकरी वाली, ये हमेशा याद रखिएगा, नौकरी में आरक्षण की जब बात आएगी तो आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। तो अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण देना है तो आर्टिकल 16 में ही लिखा जाएगा। अभी हमने बताया ना कि भारत के लोगों को वहीं पे लिखा होना चाहिए, पास में ही। तो 15 में सरकारी नौकरी वाले आरक्षण की बात नहीं की जा रही। यहाँ दूसरे आरक्षण, जैसे सीटों पर आरक्षण, अन्य जो भी आरक्षण है नौकरी छोड़ करके, नौकरी से संबंधित आरक्षण की जब बात करेंगे तो आर्टिकल 16। और जब अन्य आरक्षण, एडमिशन है, विश्वविद्यालय में सीटों में कितना प्रवेश हो सकता है बच्चों का, सीटों का आरक्षण है, शुल्क में छूट है, ये सब आरक्षण जो मिलते हैं ये आर्टिकल 15 के तहत मिलते हैं। तो आर्टिकल 15 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए आर्टिकल 15 5, आर्टिकल 15 क्लास 5, ये यही इन्हीं लोगों के लिए, यानी अब यहाँ पे आप लिखें कि OBC, SC, ST, यही 3 लोग तो आए इसमें, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति और जनजाति, OBC, SC, ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, स्पेशली इसको शैक्षणिक संस्थाओं के लिए बनाया गया, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश यानी एडमिशन, प्रवेश में आरक्षण, एडमिशन लेने के लिए प्रवेश में आरक्षण यहाँ से मिलता है आपको आर्टिकल 15(5) से। और नौकरी में जो आरक्षण मिलता है
वो मिलता है आर्टिकल 16 में, उसको आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15 में ये टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है, तो 16 और 15 में अंतर आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 में स्कूलों में प्रवेश और उसी स्कूल में टीचर की भर्ती जब निकलेगी तो भर्ती में आरक्षण वो आर्टिकल 16 के तहत मिलेगा। तो प्रवेश में आरक्षण ये हो गया। इसको जो है बाद में इसको भी संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। ये है 93वां संशोधन 2005 में किया गया। इसके द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया जिसमें ये आरक्षण दिया गया है। और इसमें जो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट संस्थाओं जैसे IIT हैं और IIM हैं, यानी इंजीनियरिंग के और मैनेजमेंट के जो कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, वहाँ सब जगह जो है आरक्षण दिया जाता है। इसके तहत आरक्षण भी मिलता है और शुल्क में छूट भी मिलती है। शुल्क में छूट भी स्कूलों में इसी के तहत मिलती है। तो ये हो गया आर्टिकल 15(5). अब इसके बाद आर्टिकल 15C अभी बहुत जल्दी जोड़ा गया है 2019 में। देखिए आरक्षण जो होता है, आरक्षण का एक नियम है, हमें आरक्षण पे अलग से क्लास करेंगे पूरी टोटल। तो उसमें कहा गया कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कितना आरक्षण है। OBC को कितना मिला है? OBC को मिला है 27%, SC को मिला है 15% और ST को मिला है 7.5%। तो टोटल कितना हो गया? 7, 7, 14 और 5, 19, 2, 1, 3 और 1, 4, 49.5% आरक्षण टोटल है। तो नियम यही कहता है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो टोटल आरक्षण जो है वो हम 49.5% देखते हैं। तो अभी जो है एक 10% और आरक्षण दिया गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों के लिए दिया गया है। तो वो आर्टिकल 15 में भी है, आर्टिकल 16 में भी है। आर्टिकल 15 में इस संदर्भ में है और आर्टिकल 16 में नौकरियों के संदर्भ में है। तो वो किसको मिला है? वो मिला है 10% आरक्षण है जो अतिरिक्त आरक्षण है, यानी इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, वो इसके अतिरिक्त है, वो अलग है। वो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों के लिए दिया गया है और वो आर्टिकल 15(6) के अंतर्गत रखा गया है। और अभी 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके रखा गया है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो अगला जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 15(6), क्योंकि ये ताज़ा जोड़ा गया है। आर्टिकल 15(6) तो सबसे पहले इसको लिखें कि 103वां संशोधन है ये संशोधन, और ये किया गया 2019 में, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इसमें क्या दिया गया है कि इसमें 10% अतिरिक्त आरक्षण है। अतिरिक्त आरक्षण किसको मिलेगा? ये मिलेगा आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को। ये आर्टिकल 15 के क्लास 6 में रखा गया है और इसको आर्टिकल 16 में भी जगह दी गई है। आर्टिकल 16 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ नौकरी के संदर्भ में देखेंगे, यहाँ पर ये इस संदर्भ में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 15 में 6 क्लास हो गए हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो 1 और 2 हैं उसमें हमको 2 अधिकार मिले हैं, वो हमने पढ़े। और फिर 3 से लेकर 3, 4, 5 और 6 ये जो हैं वो राज्य की शक्तियाँ हैं कि राज्य किस किस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधियां बना सकता है। और आपको कुछ उदाहरण भी हमने दिए कि जहां जहां पे बहुत सी विधियां बनाई गई हैं। और इस तरह से आपने ये भी जाना कि आर्टिकल 15 जो है वो नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं करता है। नौकरियों में आरक्षण की बात आर्टिकल 16 करता है। 16 को हम बाद में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 इन दोनों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और शायद इतना काफ़ी है आपको कोई भी उत्तर देने के लिए। जो इसमें आरक्षण वाली बातें आ रही हैं तो आरक्षण के लिए हम आर्टिकल 16 भी पढ़ लें पहले, फिर टोटल आरक्षण का मुद्दा, मंडल कमीशन, ये सब कुछ जो भी आरक्षण का है वो टोटल हम एक क्लास में मौलिक अधिकार में एक साथ पढ़ लेंगे। पहले हम इसको टोटल ख़त्म कर लें 18 तक। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 16, 17 और 18 को एक साथ
पढ़ लेंगे। 16 बड़ा है, बाकी 17 और 18 में तो बहुत छोटा सा आपको समझना है, तो उसी में शामिल कर देंगे। उसके बाद हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर के पूरी क्लास शुरुआत से, जहाँ से आरक्षण का शुरू हुआ मामला और आज तक 2020 के जितने भी संशोधन वगैरह हैं, जो भी परिवर्तन किए गए, जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय केस वगैरह रहे हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, उसकी पूरी कहानी एक हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि आरक्षण से रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा आए हमारे एग्जाम में वो ना छूटे। तो वो क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे मुद्दे मेंस में जो है टारगेट में रहते हैं और अभी अभी नए नए संशोधन भी हुए हैं आरक्षण को लेकर के, इसलिए हवाएं गर्म हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।